बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। आज हमने क्लास 10th के अंदर चैप्टर फर्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का जो लास्ट टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के जो डिसऑर्डर्स हैं हमने इनको डिस्कस करना है। हमारी बुक के अंदर ये 3 डिसऑर्डर्स हैं। याद रखिएगा, अगर तीनों देखें तो तीनों में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, 2 डिस्कस किए जा सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, और एक को अकेले को शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी डिस्कस किया जा सकता है। सपोज करें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट, आपके पास से क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने, शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट डायरिया। अब क्वेश्चन आपके पास आ गया है डायरिया। डायरिया के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया उसने। अब डायरिया क्या है, ये सवाल है आपका। याद रखिएगा, जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, अब इनकी कुछ कॉमन बातें मैं अगर आपको बताऊं तो उसमें आपने क्या मेंशन करना है, जो आपको हेडिंग्स आपको पता होना। नंबर फर्स्ट पर जो आपने डिस्कस करना है वो है इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन नंबर फर्स्ट पर आप डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन। तो इसके इंट्रोडक्शन के अंदर आप इसके डेफिनेशन भी मेंशन कर सकते हैं, इसका इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इसका इंट्रोडक्शन लिखता हूँ, एन इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ डेफिकेशन। हमने इसको डिस्कस किया था ऑलरेडी। डेफिकेशन क्या होता है? डेफिकेशन होता है रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड मटेरियल। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड मटेरियल यानी कि इसको हम स्टूल भी कहते हैं, यानी कि रिमूवल ऑफ स्टूल। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिमूवल ऑफ स्टूल, इसको आप डेफिनेशन कह रहे थे। तो अब जो रिमूवल ऑफ स्टूल है ये फ्रीक्वेंट हो जाता है, फास्ट हो जाता है, तो इसको हम क्या बोल रहे होते हैं? डायरिया कहते हैं। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिखता हूँ इसी के अंदर। अब अगर इसकी डेफिनेशन के अंदर इसको लिखना है रिमूवल ऑफ वाटरी स्टूल, आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं वाटरी स्टूल फ्रीक्वेंटली। यहाँ पे इस बात को चेंज कर दिया फ्रीक्वेंटली। पहले मैंने जो बात लिखी है वो डेफिकेशन के हवाले से थी, तो 2 डेफिनेशन आपने यहाँ पर लिख रही हैं, किसके हवाले से? डायरिया के हवाले से। डायरिया का आप ये इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो इसको ज़रा आप अपनी बुक से देख सकते हैं। ज़रा और कीजिएगा, आपकी बुक का ये टॉपिक है 1.7 डिसऑर्डर्स ऑफ गट। Here we will discuss the causes, prevention and treatment of the disorders. Causes, prevention and treatment of disorder. तो causes भी आप डिस्कस करेंगे, प्रिवेंशन भी और ट्रीटमेंट भी। इससे पहले आप इसका इंट्रोडक्शन बता सकते हैं, इसके सिम्टम्स हो सकते हैं, सिम्टम्स बता सकते हैं। जैसे कि अभी हमने एक पॉइंट लेकर है कि वाटरी स्टूल रिमूव होते हैं फ्रीक्वेंटली, ये तो आगे डेफिनेशन। तो सिम्टम में आप अगर मेंशन करें तो लिखेंगे रिमूवल ऑफ वाटरी स्टूल्स, तो ये उसका सिम्टम आ जाएगा। कॉज, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट सो ऑन, ये आ जाएगा। ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ रिलेटेड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन एंड अल्सर। तो अभी हम किसको डिस्कस कर रहे हैं? यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं जी डायरिया को। द सिम्टम्स ऑफ द डायरिया आर दैट द स्टूल्स बिकम वाटरी, देयर इज एन इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ डेफिकेशन। तो यहाँ पे आपने इसकी इंट्रोडक्शन बता दिया। अब इसके बाद आप लिखेंगे द मेजर कॉजेज, कॉजेज यानी कि आपकी बुक में कॉजेज का वर्ड आ गया तो आपने इसकी हेडिंग लगा देनी है, और इन्फेक्शन ऑफ द लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो हम चलते हैं लेक्चर की तरफ। तो यहाँ पे हमारी जो दूसरी हेडिंग होगी वो हम देखते हैं, वो क्या है? नंबर 2, ये दूसरी हेडिंग। आपकी बुक में इसको क्या लिखा हुआ है? कॉजेस।
कॉजेज लिखा हुआ है। तो कॉजेज में हम क्या क्या मेंशन करेंगे? कॉजेज के अंदर हम लिखते हैं, आपने यहाँ पे मेंशन किया है इन्फेक्शन इन लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लोअर GIT, यानी कि जो लोअर होता है, यानी कि यू कैन से स्मॉल इंटेस्टाइन है या लार्ज इंटेस्टाइन है, ये उसकी बात कर रहे हैं, इन्फेक्शन इन लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ये एक बात आ गई। सेकेंडली यहाँ पर हम लिख सकते हैं फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग। अब फूड पॉइजनिंग में क्या है, बेसिकली आपने जब फूड खा ली है, कंटामिनेटेड फूड थी, उसमें बैक्टीरिया हो सकते हैं, जर्म्स हो सकते हैं, या कोई टॉक्सिन हो सकते हैं। आपने जब ऐसी फूड खा ली है तो अब वो क्या करेगा, फूड पॉइजनिंग करवा देगा। अब फूड पॉइजनिंग में क्या होंगे, आप कह सकते हैं पॉइजनस मटेरियल होते हैं, कंटामिनेंट्स होते हैं। मैं यहाँ पर उनको कंटामिनेंट्स का वर्ड यूज कर रहा हूँ, कंटामिनेंट्स। ये जो कंटामिनेंट्स हैं ये क्या करेंगे, आपने देखना है कि इसका इफेक्ट देख लेना है आपने, इफेक्ट, या आप कह सकते हैं आपने सिम्टम देख लेना है, इफेक्ट भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर। ये जो कंटामिनेंट्स हैं, यानी कि ये पॉइजनस मटेरियल हो सकता है, कोई जर्म्स हो सकते हैं, टॉक्सिन्स हो सकते हैं, ये क्या करते हैं, ये इरिटेट करते हैं GIT को। तो आप इसमें मेंशन करेंगे contaminants, contaminants irritate GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को ये इरिटेट करता है, यानी कि ये हमारी गट को इरिटेट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम इसमें लिखेंगे विच कॉज increase in peristalsis, और यू कैन से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, और आप कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की जो वेव है वो है इंक्रीज हो जाती है। जब ये इंक्रीज हो जाएगी तो इसकी वजह से फिर हम कहते हैं कि सिम्टम क्रिएट होगा। वो सिम्टम क्या होंगे, देखें ज़रा, वो सिम्टम क्या होंगे जी, अब वाटरी फ्लूइड जो है वो रिलीज होगा। आप उसे क्या लिख रहे हैं, वाटरी स्टूल, आप आगे मेंशन कर लें फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंटली डेफिकेशन। इसमें होता क्या है, इसमें इफेक्ट में आप ये भी बता सकते हैं कि होता क्या है कि जो आपके पास एक फ्लूइड है वो वाटरी है, बेसिकली वाटर जो है उसकी एब्जॉर्प्शन कम से कम हो जाती है, वाटर की एब्जॉर्प्शन कम से कम हो जाती है। तो आप इसको इसके सिम्टम में मेंशन कर सकते हैं, इसका ये सिम्टम है, ये इसका आप पॉइंट लिख सकते हैं। अगर नेक्स्ट इसके बाद आप लिखना चाहें तो 5th पॉइंट पे आपने क्या बताना है कि जी इसका ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट में हम मेंशन करेंगे, देखें जो पर्सन जिसको डायरिया हो गया है, अब उसके लिए होता क्या है कि उसको डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो हमें उसके लिए क्या प्रोवाइड करना है, ORS प्रोवाइड करना है, ORS प्रोवाइड करना है, यानी कि साथ हमने मेडिकेशन भी, ज़ाहिर सी बात है मेडिकेशन, अगर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन था तो हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अगर ये भी नहीं इस्तेमाल करना तो सॉल्ट शुगर के सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं, ताकि क्योंकि उस शख्स के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो जाती है, उस वजह से हम यानी कि सॉल्ट की कमी होती है, सॉल्ट शुगर यूज़ करते हैं, या मेडिकेशन या ORS एक प्रॉपर एक मेडिकेशन टाइप ही होती है।
तो ये आपके पास क्या आ गया जी, हमने इसको डिस्कस किया है। ये कंप्लीट आपका डायरिया का एक शॉर्ट क्वेश्चन था। इसी को बुक से ज़रा देखते हैं। In case of infection such as food poisoning caused by eating contaminated food, the intestinal wall becomes irritated and peristalsis increase. Diarrhea may result in dehydration. ORS, oral rehydration solution यूज करते हैं। बेसिकली इसके अंदर क्या होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, और मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर सोल्यूशन इज गिवन टू दी पेशेंट। तो पेशेंट को ये प्रोवाइड कर दिया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में भी हमने जो अभी डिस्कशन की है सेम एज ए इंट्रोडक्शन देंगे, देन हम उसके कॉजेज लिखेंगे, सिम्टम्स लिखेंगे, ट्रीटमेंट लिखेंगे और प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट डेफिनेटली एक साथ आ जाएगा। अच्छा, इसमें अब जो अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे, सबसे पहले तो आप देखें हमारा जो सेकंड डिजीज़ है वो कौन सी है, वो है जी कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन अब ये आ गया डिसऑर्डर। तो नंबर फर्स्ट पर हमने क्या मेंशन करना है, इसका इंट्रोडक्शन लिख देना है, या फिर हम उसको क्या लिखेंगे, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। दोनों बातें आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन। इंट्रोडक्शन मैं लिख रहा हूँ। इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे, जैसे हम कह रहे थे कि डायरिया के अंदर जो स्टूल था वो फ्रीक्वेंटली रिमूव हो रहा था, इसमें इंक्रीज नहीं होता बल्कि डिक्रीज हो जाता है। लाइक हम यूँ लिखते हैं इसको, a decrease in removal of stool, a decrease in removal of stools। स्टूल जो है इसमें उसकी रिमूवल जो है वो डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, इसके फिर आगे रीजंस आ जाएंगे। अच्छा, इसमें क्या रीजंस हैं, नंबर फर्स्ट पर हम देखते हैं जी, देखें जी, आ जाएंगे कॉजेज। कॉजेज में पहला पॉइंट जो हमने मेंशन करना है वो क्या है कि इसमें जो वाटर होता है वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी कि हम इसमें लिखेंगे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के अंदर वाटर जो है वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो जाता है। अब जाहिर सी बात है, वाटर जो है वो जब मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो जाता है तो जो स्टूल है वो हार्ड हो जाता है। उस स्टूल के हार्ड हो जाने की वजह से उसकी जब रिमूवल होती है तो वो हाईली पेनफुल होती है। तो इसके लिए हम आगे मेंशन करते हैं नंबर थर्ड पर इसके इफ़ेक्ट्स। इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, देखें, हम कहते हैं स्टूल बिकम हार्ड। स्टूल जो है वो हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अ पेनफुल रिमूवल। इसकी जो रिमूवल होती है वो पेनफुल होती है। ये कॉन्स्टिपेशन के हवाले से हम बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा कॉजेज़ के अंदर और भी बड़ी बातें आ सकती हैं, लेकिन वो उनको हम प्रिवेंशन में जाके डिस्कस करेंगे। तो इसी को नेक्स्ट आप देखें तो प्रिवेंशन के हवाले से हम क्या बात करेंगे। प्रिवेंशन में हमने क्या मेंशन करना है, देखें, पहली बात तो है सिंपल है कि मेडिकेशन होगी। मेडिकेशन नंबर सेकंड, चूंकि वाटर मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो रहा है तो उस शख्स को मैक्सिमम वाटर की इनटेक करनी है। इनटेक ऑफ वाटर, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को पिए। फिर
यूज ऑफ फ्रूट्स, यानी कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाने हैं, क्योंकि फ्रूट्स के जो छिलके होते हैं उसमें फाइबर होता है, या फ्रूट के अंदर भी फाइबर होता है। तो जो फाइबर होता है बेसिकली वो कॉन्स्टिपेशन को कम करता होता है, और फाइबर कम खाने की वजह से भी आप उसके कॉजेज़ के अंदर लिख सकते हैं कि जो फूड के अंदर, जिस फूड के अंदर फाइबर कम होगा वो भी कॉन्स्टिपेशन की वजह बन सकती है। यूज ऑफ फ्रूट्स, नंबर 4 पर हम लिखेंगे यूज ऑफ vegetables, basically eating of और use of fiber, आपने अपने खाने में फाइबर का इस्तेमाल मैक्सिमम करना है। तो इस तरह से हमने देखे इंट्रोडक्शन, कॉजेज एंड इफेक्ट्स को एंड प्रिवेंशन को डिस्कस किया। सेम जो चीज़ है इसी को हम अपनी बुक से देखते हैं ज़रा। बुक में लिखा हुआ है नंबर फर्स्ट पे कॉन्स्टिपेशन के पूरा एक पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ के अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो नंबर फर्स्ट पे द सिम्टम्स ऑफ द कॉन्स्टिपेशन इंक्लूड डिक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ डेली स्टूल और डिफिकल्टी इन डेफिकेशन विच मे रिजल्ट इन एब्डोमिनल पेन। अब मुख्तलिफ बातें थी, डेफिनेशन भी आ गई और साथ हमने इसका इफेक्ट भी देख लिया। द फीसेस मूव टू स्लोली along the large intestine, as a result more water is absorbed from the feces than usual. The feces become so hard that defecation becomes difficult and painful. Some of the most common cause of the constipation are the medications. बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं, कॉजेज़ में मेडिकेशन, हम मेडिसिन लिए हैं, ऐसी मेडिसिन जो है वो क्या करती हैं, वो भी जो है वो कॉन्स्टिपेशन करवाती हैं, एक्सरसाइज नहीं की जाती, तो मल्टीपल इसमें है। और नॉट इनफ लिक्विड, पानी ज़्यादा नहीं पीते, नॉट इनफ फाइबर इन द फूड, और वेजिटेबल और फ्रूट का भी कम इस्तेमाल हम करते हैं। सच अ चेंज इन योर ईटिंग हैबिट्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन लैक्सेटिव इज टेकन टू। लैक्सेटिव वो होते हैं जो भी कॉन्स्टिपेशन को कम करते हैं, उनको लैक्सेटिव कहा जाता है। To make the feces soft for the easy discharge. Constipation is called the mother of diseases. अब हमारी बुक के अंदर ये लिखा हुआ है constipation is the mother of diseases, ये भी आपका एक MCQ आ सकता है। As a preventive measure, one should take plenty of water, fluid and fibrous food, fruits, vegetables. तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। The last one that is ulcer. अब अल्सर के लिए भी सेम जिस तरह से हमने वहाँ पे बातें की है, डिस्कशन की है, तो अल्सर के लिए भी ये क्वेश्चन उसी तरह से आप पहले इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ये डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इसकी टाइप्स लिखेंगे, देन इसकी कॉजेज लिख सकते हैं, देन उसी तरह आप इसका क्या लिखेंगे जी, प्रिवेंशन भी आपके पास आ जाएगी। चलते हैं जी। आपके पास तीसरी डिजीज़ है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, अल्सर। तो अल्सर के लिए नंबर फर्स्ट पर हमने उसी तरह से इसकी डेफिनेशन लिखनी है या इंट्रोडक्शन। आप डेफिनेशन लिख सकते हैं या इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं, आप जैसे आपकी मर्जी। तो आप इसमें लिख सकते हैं अ सोर वॉल इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने इसको लिख लिया कि बेसिकली क्या होता है, जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक होता है उसमें क्या होते हैं, ज़ख़म हो जाते हैं, छोटे छोटे ज़ख़म हो जाते हैं। अब वो ज़ख़म जो है बाज़ औक़ात पूरे सुराख की शक्ल इख्तियार कर देते हैं। ज़ख़म, जब तक ज़ख़म है तब हम इसको क्या बोल रहे होते हैं, अल्सर कहते होते हैं। अच्छा, फिर दूसरे नंबर पर हमने डिस्कस करना है, इसके टाइप्स आ जाएंगे। आपकी बुक्स के अंदर इसकी 2 टाइप्स जो हैं वो डिस्कस हुई हैं। वो कौन कौन सी हैं? नंबर फर्स्ट पे आप लिखते हैं, उसे लिखते हैं जी पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर जो है ये स्टमक के अंदर मौजूद होते हैं, हमारी बुक के अंदर मेंशन हुआ है। नंबर सेकंड आप इसको के लिए लिखते हैं, सॉरी, इसमें जो आपके पास पेप्टिक अल्सर हैं ये ड्यूडेनम में होता है, ड्यूडेनम के अंदर, ड्यूडेनम में, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। दूसरे होते हैं हमारे पास गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर।
गैस्ट्रिक अल्सर ये कहाँ होते हैं? स्टमक के अंदर मौजूद होते हैं। तो ये आपकी इसके पास टाइप्स आ जाती हैं। पहले आपने डेफिनेशन बतानी है, फिर आपने टाइप्स बतानी है, इसके बाद थर्ड पे आपने क्या लिखना है? इसकी कॉजेस लिखनी है। कॉजेज में नंबर फर्स्ट पर जो हम मेंशन करेंगे वो क्या है? जो अल्सर होते हैं ये एसिडिटी की वजह से हो सकते हैं। यानी कि हम सपोज करें कि ज़्यादा एसिडिक चीज़ें खा रहे हैं, जैसा कि जो ये वाटर यूज़ कर रहे होते हैं, हम ड्रिंक्स यूज़ कर रहे होते हैं, एसिडिटी। दूसरा हम मेंशन कर रहे हैं स्मोकिंग, एसिडिटी, स्मोकिंग, ये आपके पास मौजूद है। स्पाइसी फूड, स्पाइसी फूड, और बाज़ का तो हम जो है वो मेडिसिन भी ऐसी ले रहे होते हैं जिसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो सेम यहाँ पर अगर हम इसकी कॉजेस ट्रीटमेंट की तरफ आएँ या प्रिवेंशन की तरफ आएँ, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए हम से बातें लिख सकते हैं, जैसा कि अवॉइड एसिडिक फूड, एसिडिक फूड से अवॉइड किया जाए। नंबर सेकंड, अवॉइड स्मोकिंग, यानी कि अपनी ज़िंदगी से स्मोकिंग को निकाल देना है। अवॉइड फ्रॉम ईटिंग ऑफ स्पाइसी फूड। अब इस तरह से हमने इस क्वेश्चन के कंपोनेंट्स बना दिए। सपोज करें आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी ये 3 मार्क्स के लिए है, तो आप देखें इसकी डेफिनेशन लिख रहे हैं, इसकी टाइप्स लिख रहे हैं, इसकी कॉज एंड प्रिवेंशन लिख रहे हैं, तो आपके रूब्रिक्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं और आपका क्वेश्चन भी यहाँ पे मुकम्मल हो जाता है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन लिखने हैं। इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब हमने अपनी बुक के जो MCQs हैं एक्सरसाइज के अंदर उनको सॉल्व करना है। लेकिन ये बुक की तरफ आते हैं। देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 है एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट विल नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ। एमल्सिफिकेशन क्या थी? याद करें, एमल्सिफिकेशन के हवाले से हमने बात की थी कि एमल्सिफिकेशन क्या होती है कि जो बाइल होता है ये फैट के लार्ज ग्लोब्यूल को स्मॉल ग्लोब्यूल में कन्वर्ट कर रहा होता है। तो लाइपेज का काम एमल्सिफिकेशन नहीं है। किसका काम है ये एमल्सिफिकेशन? बाइल का काम है। याद रखिएगा, बाइल का काम है एमल्सिफिकेशन। ठीक हो गया? बाइल जो है एमल्सिफिकेशन करवाता है, आपने ये याद रखना है। पैंक्रियाटिक जूस का भी ये काम नहीं है और गैस्ट्रिक जूस का भी ये काम नहीं है। तो आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें क्या है? विच एंजाइम सबस्ट्रेट एंड पीएच कंडीशन आर नीडेड फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक। हमें पता है स्टमक के लिए एंजाइम कौन सा होता है, सबस्ट्रेट क्या होता है। याद रखिए, स्टमक के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की डाइजेशन होती है। तो यहाँ से आप प्रोटीन, सबस्ट्रेट में आपने प्रोटीन ढूंढ लेना है। स्टार्च, लिपिड, प्रोटीन, प्रोटीन। अब प्रोटीन हो गया 2। तो स्टमक में जो पीएच होती है वो हमेशा लो होती है, याद रखिएगा। लो पीएच, प्रोटीन, 2 चीज़ें आपको पता है, तीसरी नहीं भी पता आपको यहाँ पे अंडरस्टूड है। तो एंजाइम कौन सा है? प्रोटीएज। एंजाइम प्रोटीएज। तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है ऑप्शन चार्ली इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन चार्ली करेक्ट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया है 3। बाइल इज फॉर्म्ड इन दी। बाइल जो है ये कहाँ पे बनता है? याद रखें, हमने बात की थी कि बाइल की फॉर्मेशन लिवर में होती है, स्टोरेज गॉल ब्लैडर के अंदर होती है। अगर उसने फॉर्मेशन पूछी है तो लिवर में, अगर वो कहता कि इसकी स्टोरेज किस में होती है तो फिर हम क्या लगाते? गॉल ब्लैडर लगाते। तो अभी हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन अल्फा इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखेंगे क्या
है ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन दी। अब ग्लाइकोजन की बात करें, ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है? ग्लाइकोजन गॉल ब्लैडर में स्टोर नहीं होता, वहाँ पे बाइल स्टोर होता है। स्प्लीन में स्टोर नहीं होता, स्प्लीन के अंदर याद रखिएगा आरबीसी दफन होते हैं। लिवर के अंदर एग्जैक्टली लिवर के अंदर स्टोर होते हैं, पैंक्रियाज के अंदर भी स्टोर नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 5 है पैसेज फॉर स्वेलिंग फूड एंड ब्रीदिंग इज, ठीक है। अब कॉमन पैसेज फॉर स्वेलिंग और ब्रीदिंग दोनों के लिए एक कॉमन पैसेज है जिसका नाम है फेरिंक्स। एग्जैक्टली दिस इज करेक्ट। ग्लॉटस नहीं है, लैरिंक्स भी नहीं है और माउथ भी नहीं है। डाइजेशन ऑफ बोथ स्टार्च एंड प्रोटीन इज कैरिड आउट बाय। स्टार्च और प्रोटीन दोनों की डाइजेशन कहाँ होती है? देखिए माउथ में नहीं होती, वहाँ पे भी स्टार्च डाइजेस्ट होता है, लेकिन माउथ में प्रोटीन की डाइजेशन नहीं होती। गैस्ट्रिक जूस नहीं, स्टमक में सिर्फ और सिर्फ याद रखिएगा क्या डाइजेस्ट होता है? प्रोटीन डाइजेस्ट होती है। स्लाइवा उधर सिर्फ स्टार्च है। बाइल में ना स्टार्च डाइजेस्ट होता है ना प्रोटीन। तो किसकी सेक्रीशन है? इसका मतलब पैंक्रियाटिक जूस की सेक्रीशन है जो दोनों को डाइजेस्ट करती हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। इफ द म्यूकस लाइनिंग कवरिंग द स्टमक ब्रेक डाउन एंड स्टमक टिश्यूज आर डैमेज्ड, म्यूकस जो है वो स्टमक का ब्रेक हो गया है और स्टमक टिश्यूज जो है वो डैमेज हो रही हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे किसका रोल है? गैस्ट्रिक जूस है डेफिनेटली। स्लाइवा, बाइल और इनका रोल नहीं है क्योंकि ये दोनों तो स्टमक में आते नहीं, स्लाइवा का वहाँ पे इफेक्ट नहीं होता। पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम विच इज़ नॉट इन कॉन्टैक्ट विद द फूड, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम का वो कौन सा हिस्सा है जो फूड के साथ कॉन्टैक्ट में आता ही नहीं है? इंटेस्टाइन कॉन्टैक्ट में होती है, लिवर कॉन्टैक्ट में नहीं होता, सीकम कॉन्टैक्ट में होती है, स्टमक भी कॉन्टैक्ट में आता है। तो इसका मतलब आंसर यहाँ पे राइट आंसर क्या है? बीटा ऑप्शन, दैट इज लिवर। द डाइट कंपोनेंट विच प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, अभी आपने डिस्कस किया है जो फाइबर होता है, फाइबर वेजिटेबल्स में है, फ्रूट्स में मौजूद होता है, तो ये क्या करता है? कॉन्स्टिपेशन को से बचाता है हमें। प्रोटीन, मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। क्वेश्चन नंबर 10 है फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल आर फर्स्ट एब्जॉर्ब्ड बाय। याद रखिएगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो होते हैं ये किससे एब्जॉर्ब होते हैं? ये लिम्फ वेसल्स के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं, देन ये ब्लड कैपिलरीज में जाते हैं, ब्लड के अंदर जाते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे आंसर लिम्फ वेसल है, लिम्फ वेसल इसका आंसर है। अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमने देखना है विच सेक्रीशन release into the alimentary canal contains no enzyme but speed up fat digestion। हाँ जी, फैट डाइजेशन यानी कि एंजाइम नहीं है यहाँ पर, तो ज़ाहिर सी बात है ये बाइल है, बाइल के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता। पैंक्रियाटिक जूस में एंजाइम है, सलाइवा में एंजाइम है, गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम है। एंजाइम ट्रिप्सिनोजन इज चेंज इनटू ट्रिप्सन। याद रखिएगा ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव है, ट्रिप्सन एक्टिव है। ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव है, ट्रिप्सन एक्टिव है। तो ट्रिप्सिनोजन ने कन्वर्ट होना है ट्रिप्सन में, फिर जाके प्रोटीन की डाइजेशन करा सकता है। तो यहाँ पे कौन है वो जो इसको कन्वर्ट करता है? वो है एंटीरोकाइनेज एंजाइम होता है जो इसको कन्वर्ट कर रहा होता है। हाउ डज फूड मूव थ्रू योर डाइजेस्टिव ट्रैक? जो फूड है वो डाइजेस्टिव ट्रैक से कैसे मूव करती है? याद रखिएगा वहाँ पर हमने कहा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती हैं, सेगमेंटेशंस होती हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है जो कि कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वेव होती है। तो आप लिखते हैं वेव लाइक मसल कंट्रैक्शन। ये कौन से मसल्स हैं? याद रखिएगा स्मूथ मसल्स हैं, ग्रेविटी, सीलिया या फिर केमिकल एब्जॉर्प्शन से नहीं है। लास्ट एमसीक्यू बट नॉट लीस्ट, याद रखिएगा वेयर द मेजॉरिटी ऑफ द वाटर फ्रॉम द इनडाइजेस्टेबल फूड इज एब्जॉर्ब्ड। कहता है कि वाटर जो मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब होता है, लेकिन साथ उसने मेंशन किया इनडाइजेस्टेबल फूड। अगर वो कहता है डाइजेस्टेबल तो फिर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसने कहा इनडाइजेस्टेबल तो फिर आंसर क्या आएगा हमारा? लार्ज इंटेस्टाइन आएगा। स्टमक या पैंक्रियाज में तो एब्जॉर्ब ही नहीं होता। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर है ऑप्शन बीटा यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन। इसके साथ हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है ये कंप्लीट होता है और आज का हमारा लेक्चर भी कंप्लीट होता है। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करना है, कमेंट्स देने हैं और अपने फ्रेंड्स से शेयर करना है। इसके साथ आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें मल्टीपल एमसीक्यू आपको मिलेंगे और आपको लिंक्स भी मिलेंगे वीडियोस के। और इसके साथ आज के लेक्चर की
जो है इख्तिताम होता है। आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।